वेलकम स्टूडेंट्स। मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान से बीए पार्ट सेकंड, इकोनॉमिक्स, पेपर फर्स्ट, समष्टि अर्थशास्त्र की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा है हैरड डॉमर का आर्थिक विकास मॉडल, जिसका हम आज पार्ट 4 ले रहे हैं। इससे पहले हमने हैरड के मॉडल को लिया था और उसके बाद हमने डॉमर के मॉडल की शुरुआत की थी, जिसमें उसकी हमने मान्यताएं कर ली थी। आज हम लेते हैं डॉमर के विकास मॉडल के समीकरण। डॉमर के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता में अगर हमें वृद्धि ज्ञात करनी है तो विनियोग की मात्रा को उसकी संभावित औसत उत्पादकता से गुणा कर दिया जाना चाहिए। यानी कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि प्राप्त करने के लिए विनियोग मात्रा और विनियोग की उत्पादकता, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू प्रोडक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसको हम आई से डिनोट कर रहे हैं और प्रोडक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो आई सिग्मा के बराबर आ जाती है। यानी कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि बराबर विनियोग की मात्रा इनटू विनियोग की उत्पादकता, जो कि आई सिग्मा के बराबर है। यानी कि आई सिग्मा उत्पादन क्षमता में वृद्धि दर को बताती है। डॉमर कहते हैं कि जब देश में उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है तो जो भी आय का सृजन होता है वह अर्थव्यवस्था में मांग को उत्पन्न करती है। यानी कि आय में परिवर्तन से मांग उत्पन्न होती है और स्वयं आय में जो परिवर्तन होता है वह विनियोग दर में परिवर्तन और उसके गुणक पर निर्भर करता है, और गुणक प्रभाव उपभोग और बचत प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। अतः यदि आय में वृद्धि डेल्टा वाई है, बचत प्रवृत्ति ए है और विनियोग में वृद्धि डेल्टा आई है, तो विनियोग में वृद्धि से आय में वृद्धि के संबंध को हम एक समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और जो है डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई इंटू आई अपॉन ए। यानी कि विनियोग में परिवर्तन डेल्टा आई को गुणक यानी कि आई अपॉन ए से गुणा करके आय में वृद्धि यानी कि डेल्टा वाई को ज्ञात किया जा सकता है। अगर हम ये मान लें कि डेल्टा आई जो है वो 100 करोड़ रुपया है और गुणक यानी कि मल्टीप्लायर जो है वो 4 है, तो इसका मतलब है आय में वृद्धि होगी 400 करोड़ रुपया। यानी कि 100 को 4 से गुणा करने पर 400 करोड़ रुपया आ जाता है। यानी कि डेल्टा आई इंटू गुणक, इनको गुणा करने से हम आय में वृद्धि को ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरी बात कि यदि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखना है तो उत्पादन क्षमता में वृद्धि के बराबर आय में वृद्धि होनी चाहिए। चूँकि उत्पादन क्षमता में वृद्धि जो है हमने देखी कि आई सिग्मा के बराबर है और आय में जो वृद्धि है वह डेल्टा आई इंटू आई अपॉन ए के बराबर है। तो स्थायी विकास के लिए आवश्यक है कि आई इंटू आई डेल्टा आई इंटू आई अपॉन ए इज इक्वल टू आई सिग्मा। यानी कि आय में वृद्धि उतनी होनी चाहिए जितनी कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, तभी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रह सकती है। इस समीकरण को अगर हम सरल रूप में प्रस्तुत करना चाहें तो इसके लिए हम दोनों तरफ आई का भाग दे दें और दोनों को ए से गुणा कर दें, तो समीकरण हमारा इस प्रकार हो जाएगा। और यह समीकरण आएगा डेल्टा आई अपॉन आई इज इक्वल टू ए सिग्मा, जहाँ पर डेल्टा आई अपॉन आई का मतलब है कुल विनियोग की तुलना में विनियोग वृद्धि का अनुपात, अर्थात विनियोग वृद्धि की सापेक्षिक दर
डेल्टा आई का मतलब है विनियोग में परिवर्तन, ए का मतलब है बचत अनुपात या बचत प्रवृत्ति, और सिग्मा का मतलब है कैपिटल आउटपुट रेशियो यानी कि पूंजी उत्पाद अनुपात। इस प्रकार डॉमर का विकास मॉडल यह बताता है कि यदि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखना है तो उत्पादन क्षमता में वृद्धि के बराबर ही आय में वृद्धि होनी चाहिए, और यह तभी संभव होगा जब विनियोग वृद्धि की वार्षिक सापेक्षिक दर बचत अनुपात व पूंजी उत्पाद अनुपात के गुणा के बराबर हो जाए, यानी कि डेल्टा आई अपॉन आई इज इक्वल टू ए सिग्मा। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। डॉमर ने इस विकास मॉडल को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण लिया है और हम इस तरह से लेते हैं कि उत्पादन क्षमता यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू 25% पर ईयर यानी कि 25% प्रतिवर्ष, बचत प्रवृत्ति ए इज इक्वल टू 12% प्रतिवर्ष, और आय है वाय 150 बिलियन प्रतिवर्ष। अब यदि पूर्ण रोजगार का स्तर बनाए रखना है तो आवश्यक है कि प्रतिवर्ष विनियोग की मात्रा जो होगी वह 150 इंटू 12/100 यानी कि 18 बिलियन होनी चाहिए। अब इस विनियोजन से उत्पादन क्षमता विनियोजन आई सिग्मा गुना बढ़ेगी, यानी कि उत्पादन क्षमता निकालनी है तो इसके लिए हम करेंगे 150 इंटू 12/100 यानी कि 18 बिलियन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 25% से, यानी कि 25/100 दैट इज इक्वल टू 4.5 बिलियन, यानी कि यहाँ पर हमने आई और सिग्मा को गुणा किया है। उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय आय में 4.5 बिलियन की वार्षिक वृद्धि हो। इस उदाहरण में आय में वार्षिक सापेक्षिक वृद्धि जो है वह निकालें तो 4.5 अपॉन 150 यानी कि 3% आती है, और ए सिग्मा का मूल्य भी 12/100 इंटू 25/100 यानी कि 3% आती है, यानी कि आय में वृद्धि वह भी 3% के बराबर है और उत्पादन क्षमता में वृद्धि वो भी 3% के बराबर है, यानी कि दोनों बराबर हैं। अतः अर्थव्यवस्था में इस स्थिति में पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रह सकती है। डॉमर के विकास मॉडल में संतुलन की दशाओं में अगर विचलन हो जाए तो इसका अर्थव्यवस्था में ऊपर या नीचे की ओर संचयी प्रभाव पड़ेगा। यदि विनियोग से उत्पादन क्षमता की तुलना में आय में वृद्धि अधिक होती है तो उत्पादन साधनों की सापेक्षिक कमी के कारण विनियोग में वृद्धि होगी जो आय में वृद्धि करेगी। इसके विपरीत यदि विनियोग से आय में वृद्धि उत्पादन क्षमता में की वृद्धि की तुलना में कम होती है तो उत्पादन साधनों की सापेक्षिक अधिकता के कारण जो है विनियोग घटेगा और वह आय में कमी करेगा और इस तरह से आय में कमी का चक्र चलेगा। तो इस तरह से स्पष्ट है कि डॉमर ने अपने विकास मॉडल में विनियोग के मांग प्रभाव तथा पूर्ति प्रभाव दोनों का समावेश किया है और आय वृद्धि की दर को उत्पादन क्षमता में वृद्धि दर के बराबर रखने पर जोर दिया है ताकि अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन पूर्ण रोजगार पर संतुलन बनाए रखा जा सके। अब हम लेते हैं डॉमर के विकास मॉडल की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ डॉमर्स ग्रोथ मॉडल। डॉमर के विकास मॉडल की कई खामियां हैं जिसके कारण से उसकी आलोचना की जाती है। तो सबसे पहली आलोचना जो है वह है अवास्तविक मान्यताएं, अनरियलिस्टिक एजम्पशंस। जिस तरह से हेरड ने अपने मॉडल में कई अवास्तविक मान्यताओं को स्थान दिया है उसी तरह डॉमर ने भी अपने विकास मॉडल में कई अवास्तविक मान्यताओं को आधार बनाया है जो कि अनुचित और अव्यावहारिक है। जैसे कि आर्थिक समायोजन में
उन्होंने टाइम लैग जो है उसको नहीं माना। अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप का अभाव माना। विदेशी व्यापार की अनुपस्थिति की मान्यता ली। इसी तरह से औसत और बचत प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति में समानता की मान्यता ली। निश्चित पूंजी उत्पाद अनुपात, अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक अवस्था में आय का पूर्ण रोजगार के स्तर पर संतुलन आदि, ये सब मान्यताएं ली जो वास्तव में अवास्तविक हैं। दूसरा बिंदु है दीर्घकाल में बचत प्रवृत्ति तथा पूंजी उत्पाद अनुपात स्थिर नहीं रहते। propensity to save and capital output ratio do not remain constant in long run। आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है और दीर्घकाल में बचत प्रवृत्ति और पूंजी उत्पाद अनुपात, इनमें परिवर्तन होते रहते हैं और ये परिवर्तन सतत आर्थिक विकास की आवश्यकता में भी परिवर्तन उत्पन्न करते हैं और उस स्थिति में फिर विकास मॉडल पूर्ण रूप से लागू नहीं होगा। इस प्रकार बचत प्रवृत्ति और पूंजी उत्पाद अनुपात को मेजर करना भी मुश्किल कार्य है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, पूंजी की औसत उत्पादकता का माप कठिन। डिफिकल्टी इन असेसमेंट ऑफ एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। डोमर ने अपने विकास मॉडल में विनियोग की संभाव्य सामाजिक औसत उत्पादकता का समावेश किया है। हर देश में अलग अलग उद्योगों में पूंजी उत्पाद अनुपात भी अलग अलग होता है। अतः जब तक विभिन्न उद्योगों में पूंजी की उत्पादकता संबंधी सही अनुमान उपलब्ध नहीं हो, तब तक पूरी अर्थव्यवस्था की औसत उत्पादकता का मापन करना बहुत ही कठिन कार्य है और एक तरह से असंभव सा कार्य लगता है। नेक्स्ट, मॉडल अत्यधिक समग्रीय है। मॉडल इज टू एग्रीगेटिव। डोमर ने अपने विकास मॉडल में एक तरह से इसको अत्यधिक एग्रीगेटिव बना दिया है, इसको बहुत ज़्यादा समग्रीय बना दिया है। इसमें विकास के विभिन्न अंगों के समुचित विकास का कोई वर्णन नहीं किया गया है। इसके अलावा डोमर अपने विकास मॉडल में विकास दर की उपेक्षा करते हैं, जबकि अर्धविकसित देशों में विकास दर को बढ़ाना अधिक महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट, नियमित विकास की चर्चा का अभाव, लेक ऑफ कंसिडरेशन ऑफ स्टडी ग्रोथ। डोमर ने अपने विकास मॉडल में विनियोग में वृद्धि से आय में वृद्धि और उत्पादन क्षमता में वृद्धि की बात कही है, किंतु मूल्यों में परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाले नियमित विकास का कोई वर्णन नहीं किया है और आर्थिक स्थिरता के लिए मूल्यों में लोचशीलता का होना भी आवश्यक है। फिर लास्ट पॉइंट, पूर्ण रोजगार दर तथा उत्पादन क्षमता के पूर्ण उपयोग दर में अंतर का अभाव, लेक ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन फुल एम्प्लॉयमेंट रेट एंड फुलेस्ट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट। डोमर ने अपने विकास मॉडल में विनियोग की एक निश्चित दर पर ध्यान केंद्रित किया है जो आर्थिक साधनों को पूर्ण रोजगार प्रदान कर सके, लेकिन वह आय में वृद्धि की उस दर में भेद करने में असफल रहा जो अर्थव्यवस्था में सृजित संपूर्ण उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग संभव बना सके। वास्तव में श्रम को पूर्ण रोजगार प्रदान करना तथा उपलब्ध पूंजीगत साधनों का पूरा उपयोग संभव बनाना, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। किंतु अगर हम देखें तो इन आलोचनाओं के बावजूद डोमर का विकास मॉडल आर्थिक वृद्धि विश्लेषण के क्षेत्र में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। डोमर ने अपने विकास मॉडल में विनियोग की दोहरी भूमिका को स्वीकार किया कि एक तरफ यह आय में वृद्धि से मांग प्रभाव को उत्पन्न करता है, तो दूसरी ओर यह उत्पादन क्षमता में वृद्धि करके पूर्ति प्रभाव को स्पष्ट करता है। अतः विनियोग की उस दर पर पहुंचने पर जोर दिया जो दीर्घकालीन पूर्ण रोजगार को बनाए रख सके। अब हम लेते हैं हैरल्ड डोमर विकास मॉडल की तुलना। तो पहले हम लेते हैं कि दोनों मॉडल में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। सबसे पहली बात कि दोनों के विकास मॉडलों में जो मान्यताएं ली गई हैं वो लगभग समान मान्यताएं ली गई हैं। दूसरी बात
कि हैरड व डॉमर दोनों ये मानते हैं कि विनियोग वृद्धि से अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता बढ़ती है और उत्पादन क्षमता आय के कार्यकरण पर निर्भर करती है। तीसरी बात, दोनों ही ये मानते हैं कि पूर्ण रोजगार की स्थिति बनाए रखने के लिए आय में उतनी वृद्धि होनी चाहिए जो कि उत्पादन की अतिरिक्त मात्रा को खपा सके। फिर दोनों के विकास मॉडलों में विकास का प्रारंभिक बिंदु तथा प्रमुख यंत्र जो है वह निवेश वृद्धि है, जबकि अंतिम बिंदु पूर्ण रोजगार प्राप्त करना है। इसके अलावा दोनों ने व्यापार चक्रों को सतत विकास रेखा से विचलन माना है और दोनों अर्थशास्त्री अपने मॉडल में निवेश के मांग प्रभाव और पूर्ति प्रभाव दोनों को ही ध्यान में रखकर चले हैं। अब लेते हैं हम इनके समीकरणों की तुलना। हैरड का अगर समीकरण देखें तो वह है GC इज इक्वल टू S, जहाँ पर G का मतलब है डेल्टा वाई अपॉन वाई, C इज इक्वल टू I अपॉन डेल्टा वाई तथा S बराबर S अपॉन वाई है। तो इनकी वैल्यूज़ GC बराबर S में पुटअप करने पर हम देखते हैं कि डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू I अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू S अपॉन वाई। तो डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कट हो जाता है और I अपॉन वाई इज इक्वल टू S अपॉन वाई, यानी कि I बराबर S होता है। डॉमर का समीकरण लें तो डेल्टा I इंटू I अपॉन A इज इक्वल टू I सिग्मा, या डेल्टा I इंटू I अपॉन डेल्टा S, चूँकि ये बचत प्रवृत्ति को शो करता है तो डेल्टा S लिख सकते हैं, इज इक्वल टू I इंटू डेल्टा वाई अपॉन I। तो डेल्टा I इंटू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा S इज इक्वल टू I इंटू डेल्टा वाई अपॉन I, यानी कि डेल्टा I इंटू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा वाई। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो डेल्टा I इंटू डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा S, यानी कि डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कट जाएगा तो डेल्टा I इज इक्वल टू डेल्टा S। तो इनमें भी हमें जो है काफ़ी कुछ समानता दिखाई देती हैं। अब हम लेते हैं असमानताएं, डिससिमिलैरिटीज। हैरड ने अपने विकास मॉडल में व्यापार चक्रों को आर्थिक वृद्धि का अभिन्न अंग माना है, जबकि डॉमर ने व्यापार चक्रों को आर्थिक वृद्धि में महत्व नहीं दिया है। दूसरी बात, हैरड का विकास मॉडल पूंजी उत्पाद अनुपात और त्वरक पर आधारित है, जबकि डॉमर का जो विकास मॉडल है वह पूंजी उत्पाद अनुपात और गुणक के व्युत्क्रम पर आधारित है। तीसरी बात कि हैरड का जो दृष्टिकोण है वह पूर्ण रोजगार के संबंध में व्यापक है। वह पूर्ण रोजगार के लिए वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ यानी कि विकास की आवश्यक दर पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि विकास की स्वाभाविक दर को भी साथ में लेता है। किंतु डॉमर अपने विकास मॉडल में पूर्ण रोजगार के संबंध में यह मानकर चलता है कि श्रम तथा पूंजी दोनों को काम मिल जाता है, पर ऐसा होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि श्रम को पूर्ण रोजगार मिल जाने पर भी पूंजी का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। और लास्ट बात कि हैरड ने अपने विकास मॉडल में असंतुलित तकनीक से संतुलित तकनीक की ओर जो है बढ़ा है, जबकि डॉमर अपने विकास मॉडल में संतुलित तकनीक को ही अपनाता है। तो इस तरह से कुछ असमानताएं हमें देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हैरड और डॉमर का जो मॉडल है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल है। ये आर्थिक विकास के विश्लेषण के क्षेत्र में जो कि निवेश की दोहरी भूमिका को स्वीकार करते हैं और अर्थव्यवस्था में विकास का विश्लेषण करते हैं। तो यहाँ हमारा टॉपिक ये ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।